मुंबई नगर निगम में ठाकरे बंधुओं का जलवा नहीं दिख रहा। अब तक की जो काउंटिंग है 2 घंटे की, उसकी बड़ी बातें मैं आपको बताती चलूं। ओवैसी की पार्टी का भी कोई खास प्रदर्शन अब तक नजर नहीं आ रहा है। रुझानों के बीच आज राहुल गांधी ने एक बार फिर सियाही विवाद को, कल वाले विवाद को हवा दी है। संजय राउत ने नतीजों से पहले ही कह दिया है कि नतीजे तो पहले से ही तय थे, मतलब कुल मिलाकर हार मान ली है विपक्ष ने। पूरे महाराष्ट्र में बीजेपी की लहर चल रही है। पूरे महाराष्ट्र में बीजेपी की ये सुनामी है, ये महा तूफान बीजेपी का महाराष्ट्र की राजनीति में देखने के लिए मिल रहा है। 29 नगर निगम जिनकी आज गिनती चल रही है और इनमें से 26 में बीजेपी गठबंधन बढ़त की तरफ। लातूर छोड़कर और कहीं भी कांग्रेस कोई कमाल नहीं कर पा रही है। और अब आपको नंबर दिखाती हूं मैं बीएमसी के, और ये नंबर जो है वो मुंबई की पहचान सी लिंक के जरिए हम आपके सामने लेकर आएंगे। सी लिंक मुंबई में रफ्तार देने के लिए विकास के प्रतीक के तौर पर देखा जाता है। ये वो पुल जो मुंबई को जोड़ता है, मुंबई के 2 सिरों को जोड़ता है, समंदर के बीच से रास्ता बनाता है। और फिलहाल सत्ता का रास्ता किसका बन रहा है? सी लिंक से ये नंबर आपके सामने आया है जो ये बता रहा है कि फिलहाल 227 में से जो 92 वार्ड जहां अभी तक गिनती चल रही है, उन 92 में बीजेपी गठबंधन 48, शिवसेना गठबंधन 27, कांग्रेस गठबंधन 5, अन्य के खाते में 7 जाती हुए वो सीटें नजर आ रही हैं। तो 2 घंटे की गिनती के बाद अभी तक की जो बिग पिक्चर सामने निकल कर आ रही है, ओवरऑल तस्वीर, उसी के अपडेट के लिए सीधे आपको लेकर चलेंगे अपने सहयोगी गणेश ठाकुर के पास और जरा जानते हैं गणेश से बड़ी तस्वीर महाराष्ट्र की सियासत को लेकर, बीएमसी की राजनीति को लेकर क्या उभर रही है अब तक गणेश? जी देखिए, ये विधानसभा में दिखाई दिया था, लेकिन अब जो ट्रिपल इंजन की सरकार की बात भाजपा कर रही थी, लगातार कर रही थी, और वो कहीं ना कहीं लोगों को अपील हुआ है और लोगों ने उसे स्वीकार किया है कि अगर आपको राज्य में डेवलपमेंट करना है, आपको अपने घर में या अपने गली मोहल्ले का डेवलपमेंट कराना है, तो आपको बीजेपी के सिवा कोई पर्याय नहीं या मायावती के सिवा पर्याय नहीं। और इसी वजह से लगातार ट्रिपल इंजन की सरकार, केंद्र, राज्य और अब महानगर पालिका है, और उसको स्वीकार किया ऐसा मैं कह सकता हूं। और जिस तरह देवेंद्र फडणवीस ने पूरा कैंपेन चलाया है, आपको बता दें कि सिर्फ फडणवीस ही नहीं तो शिंदे की बात मैं करूंगा। फडणवीस ने कुल मिलाकर 77 इवेंट्स किए इस पूरे चुनाव कैंपेन के दौरान, जो 15-20 दिन मिले थे, जिसमें टीवी इंटरव्यूज़ भी थे, बाकी इंटरव्यूज़ भी थे और सभाएं भी थी। वही शिंदे ने करीब 52 इवेंट्स किए थे और वो भी घूमते नजर आए। लेकिन दूसरी तरफ ठाकरे भाई सिर्फ मुंबई तक सीमित रहे, और मुंबई के अलावा अगर बात करो तो ठाणे, नवी मुंबई, केडीएमसी और कुछ हद तक नासिक, पुणे में वो दिखाई दिए थे। तो जो एग्रेसिव कैंपेन था, जो लोगों तक पहुंचने की कोशिश थी, उसी का नतीजा है कि 26 जगहों पर बीएमसी और देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व को स्वीकार करते हुए लोगों ने भाजपा और महायुति को चुना है। केडीएमसी में खासतौर पे बात करूँ तो केडीएमसी जो एक तरह से श्रीकांत शिंदे वहाँ से सांसद हैं, वहाँ पर एकनाथ शिंदे का वो गढ़ माना जाता है, वहाँ पर एग्रेसिवली एकनाथ शिंदे उतरे थे। वहाँ पर भी बीजेपी ऊपर है क्योंकि वहाँ से रविंद्र चौहान पूरी कमान संभाले हुए थे, जो प्रदेश अध्यक्ष है भाजपा के, और उन्होंने वहाँ पूरी ताकत लगाई थी। तो जो काम सब नेताओं को फडणवीस ने दिया था वो बखूबी सबने निभाया है। इन सब की ये टीम वर्क के आधार पे ये जीत हासिल की है। एक बड़ी अपडेट रोमाना इसके अलावा मैं देना चाहूँगा कि अरुण गवली की बेटी गीता गवली ये भाईकला से चुनाव लड़ रही थी, वो हार गई हैं। अब अरुण गवली का ये भाईकला पूरा एक गढ़ माना जाता था, वहाँ से उनके घर से 2 पार्षद लगातार चुनते आए थे, और गीता गवली भी लगातार 3-4 टर्म वहाँ से चुन के आई हैं। लेकिन इस बार उनको भी हार का सामना करना पड़ा। ये भी मुस्लिम बहुल इलाका है, और यहाँ पर भी जो बीजेपी ने एग्रेसिव कैंपेन किया था उसी का नतीजा था कि उनकी हार हुई। लेकिन बीजेपी वहाँ जीती नहीं है। लेकिन वो वोट कटे, जो हिंदू कार्ड चला, वहाँ पर भी वो कहीं ना कहीं सकारात्मक साबित हुआ दूसरे पार्टी के उम्मीदवार के लिए। तो यहाँ मुंबई में जो पोलराइजेशन की बात की गई थी, अब यही बात इंटरव्यूज के टाइम पे भाजपा और शिंदे के नेता भी बोलते थे कि बुरखे वाली मेयर की अगर बात होती है तो उद्धव ठाकरे खासतौर पर उस पर कोई टिप्पणी नहीं करते। बिल्कुल, टीवी की जबान में अगर कहा जाए, गणेश, टीवी की जबान में अगर कहा जाए, जल्दी से क्विक रिएक्शन लेंगे। पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। मतलब चुनाव में जिस तरीके से मुद्दे चल रहे थे, आज जब ये रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं, तो वो मराठी वाला मुद्दा पीछे छूटा, हिंदू मराठी वाला मुद्दा चल गया। बिल्कुल, देखिए, और देवेंद्र फडणवीस को इस जीत का श्रेय देना चाहिए। उन्होंने विधानसभा में जो कर दिखाया था, छोटी छोटी जातियां, देखिए, हिंदुत्व और उसके साथ महाराष्ट्र की छोटी जाति, और मुंबई मनपा के चुनाव में बन के जीत की जो हम बात कर रहे थे, वो इसलिए महत्वपूर्ण है कि वहाँ पर गोपीचंद पडळकर नाम के धनगर नेता
धनगर एक कम्युनिटी है महाराष्ट्र की, उस नेता को वहाँ पे उन्होंने उनके प्रचार में उतारा था, क्योंकि उस वार्ड में धनगर वोटर भी बड़ी संख्या में है। यानी देवेंद्र जी का हिंदुत्व और छोटी छोटी कास्ट, जो निग्लेक्टेड कास्ट है, मतलब सामाजिक समीकरण को सेट करने में बीजेपी बाजी मार गई, सोशल इंजीनियरिंग। दूसरी बात जो आप पहले बता रही थी कि देवेंद्र जी कह रहे हैं कि एक मुंबई नहीं है, मैं 4 मुंबई बनाना चाहता हूँ। एक वो नई मुंबई का नया एयरपोर्ट बन गया है, वहाँ एक मुंबई बनेगी, नवी मुंबई बनेगी, और पालघर में वहाँ जो वाडवण बंदर बन रहा है, पोर्ट बन रहा है, उसके बाजू में और एक मुंबई बनेगी। तो मैं जो कह रहा हूँ कि MMRD और वो 4 मुंबई, इसका पूरा डेवलपमेंट प्लान देवेंद्र फडणवीस के मन में, दिमाग में है, और उन्होंने उसका कैंपेन जोर से कर दिया, जिससे एस्पायरेशनल क्लास जो है, जो मराठी है, नॉन मराठी है, मुस्लिम है, सब जगह जिनको नौकरी चाहिए वो मिलने की ये बढ़ गई है वहाँ। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, मतलब कोई एक फैक्टर नहीं है, इस पे बहुत से अलग अलग फैक्टर्स को देखना होगा, और उसी के जरिए आप इन नतीजों को इंटरप्रेट कर पाएंगे जो आ रहे हैं, जिसमें एक तरफ ठीक है आप कह सकते हैं भावनात्मक मुद्दे के तौर पर वो हिंदू मराठी वाला मुद्दा चला, लेकिन वहीं जो प्रैग्मेटिक वोटर होता है उसने कहीं ना कहीं अपनी जरूरतों के हिसाब से कौन उसकी एस्पिरेशंस को पूरा करेगा, कौन उसकी उम्मीदों को पंख दे सकता है, कौन विकास के जो वादे कर रहा है उनको जमीन पर उतारेगा, इन तमाम मुद्दों पर भी नेताओं को, पार्टियों को तौला है और इस हिसाब से वोट किया। का एग्जाम्पल पूना में है। पूना में शरद पवार और अजित दादा इकट्ठा आने के बाद भी जो कुछ रुझान दिखा रहे हैं, वो पूरी जीत देवेंद्र फडणवीस की है, क्योंकि पूना का पूरा प्लान इन्होंने इस बार क्या किया, देवेंद्र फडणवीस ने कैंपेन में ऐसा किया, ये इम्पोर्टेंट जो सिटीज़ है वहाँ खुद के इंटरव्यू लिए सेलिब्रिटीज़ के साथ, और वहाँ उन्होंने सेलिब्रिटी मराठी चैनल्स की लाई, यानी जो आम लोगों को पता है ऐसी, यानी फिल्म सेलिब्रिटी नहीं लाई, उनसे इंटरव्यू किया और उसमें अपना रोड मैप रख दिया। तो ये जरा सा आपको रोक रही हूँ सर, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, 19 जनवरी को बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष के नामांकन के लिए अधिसूचना जारी हो गई है। 19 जनवरी को बीजेपी अध्यक्ष पद के लिए नामांकन होगा और 20 जनवरी नतीजे सामने आ जाएंगे। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी पवन गौड़ इस वक्त मौजूद हैं। पवन, बीजेपी की अगर बात की जाए तो अध्यक्ष के लिए कभी चुनाव हुआ नहीं है, ऐसे में क्या माना जा रहा है, 19 नामांकन का दिन सिर्फ एक नितिन नवीन ही नामांकन दाखिल करेंगे और फिर 20 तारीख को उन्हीं के नाम पर औपचारिक मोहर। पवन, देखिए, बीजेपी ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव के लिए जो है अधिसूचना जारी कर दी है। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव के लिए जो कार्यक्रम के लिए संयोजक बनाए गए के लक्ष्मण और उनके साथ साथ नरेश बंसल और रेखा वर्मा, इन सभी ने यहाँ आज बैठक की और बैठक करके अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना के मुताबिक अगर बात करें तो नामांकन की जो प्रक्रिया है राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव के लिए, वो 19 जनवरी को की जाएगी। दोपहर को 2 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक नामांकन की प्रक्रिया की जाएगी। उसके बाद में नामांकन अगर पत्रों की जांच की बात करें तो 4 बजे से 5 बजे तक नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी, और नामांकन अगर वापस लेने की अगर समय की बात करें तो 5 बजे से 6 बजे तक नामांकन वापस लिया जा सकता है। उसके अलावा अगर चुनाव पड़ने की जरूरत पड़ती है तो 20 जनवरी को इसको लेकर चुनाव कराया जाएगा। अगर चुनाव अकेले अगर नामांकन नितिन नवीन का आता है तो ऐसे में 20 जनवरी को आधिकारिक तौर पर उनके नाम की परंपरा नहीं रही है पवन गौड़, बीजेपी में परंपरा नहीं रही है अध्यक्ष पद के लिए चुनाव की, और निर्विरोध ही जो अध्यक्ष है वो चुना जाता है। और ऐसे में नामांकन जब 19 तारीख को होगा, नितिन नवीन नामांकन करेंगे, तो प्रस्तावक कौन कौन होंगे, इसको लेकर क्या सूत्र जानकारी दे रहे हैं आपको पवन? देखिए, जाहिर तौर पर अब इस बार भी चुनाव होने की संभावना एकदम नहीं है। जो जब तक की जो प्रक्रिया रही है, अब तक की जो परंपरा रही है, उसी का पालन किया जाएगा। अगर नामांकन में अगर प्रस्तावकों की बात करें तो बीजेपी संविधान के मुताबिक कम से कम 5 राज्यों से 20-20 प्रस्तावक उनके बनाए जाते हैं। हालांकि बीजेपी सूत्रों के हवाले से बात करें तो उसमें और भी ज्यादा राज्यों से प्रस्तावक बनाए जा सकते हैं। प्रस्तावकों में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, जो बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वर्तमान में अभी भी जेपी नड्डा, उनके साथ साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी जैसे और कई सारे चेहरे उस प्रस्तावकों की लिस्ट में शामिल होंगे। उनके साथ साथ कई राज्यों के मुख्यमंत्री और बड़े नेताओं को भी प्रस्तावकों की लिस्ट में शामिल किया जाएगा। ऐसी अभी तक जो है बीजेपी सूत्रों के मुताबिक खबर आ रही है। हालांकि अब पूरी प्रक्रिया की जानकारी जो है धीरे धीरे सामने आएगी कि कितने राज्यों से एग्जैक्ट तौर पर प्रस्तावक बनाए जाएंगे। हालांकि बीजेपी के जो संविधान है उसके मुताबिक कम से कम 5 राज्यों से 20-20 प्रस्तावक बनाए जाते हैं। तो ऐसे में क्या माना जाए, 20 जनवरी को तस्वीर साफ हो जाएगी, बीजेपी का अध्यक्ष कौन? देखिए, 20 जनवरी
20 जनवरी को ही जब नामांकन के तौर पर ही जब अगर अकेला नाम नितिन नवीन का आता है तो 19 जनवरी की शाम तक ही तस्वीर साफ हो जाएगी। हालांकि आधिकारिक तौर पर घोषणा के लिए 20 जनवरी का समय रखा है और 20 जनवरी को दोपहर तक नितिन नवीन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की घोषणा कर दी जाएगी। उनके साथ साथ उस जो राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा का कार्यक्रम होगा उसके लिए बीजेपी शासित राज्यों के सभी मुख्यमंत्री यहाँ दिल्ली में मौजूद रहेंगे। उनके अलावा सभी प्रदेशों के अध्यक्ष, सभी प्रदेशों के संगठन महामंत्री, प्रदेशों से प्रभारी, राष्ट्रीय पदाधिकारी, तमाम जो नेता हैं वो यहाँ दिल्ली में मौजूद रहेंगे। उनके पूरे कार्यक्रम जो है एक भव्य कार्यक्रम उसको रखा गया है। तमाम जो नेता हैं वो यहाँ दिल्ली में मौजूद रहेंगे और नितिन नवीन को जब राष्ट्रीय अध्यक्ष आधिकारिक तौर पर जब चुन लिया जाएगा तो उनके सम्मान समारोह में यहाँ प्रधानमंत्री समेत तमाम जो बड़े नेता हैं पार्टी के वो सब मौजूद रहेंगे। बिल्कुल, कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन को जब बनाया गया तभी ये माना जा रहा था कि बस सही समय, शुभ तारीखों का इंतजार किया जा रहा है और फिर वो चुनाव की जो रस्म अदायगी है वो पूरी कर ली जाएगी। और ऐसे में अब तारीखें भी सामने आ गई हैं। 19 जनवरी को नामांकन की तारीख है बीजेपी अध्यक्ष पद चुनाव के लिए और साथ ही 20 जनवरी अगर चुनाव की जरूरत पड़ी तो फिर चुनाव, अन्यथा वो नाम जिस पर औपचारिक तौर पर मोहर लग जाएगी। इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान जो स्टूडियो में मौजूद हैं, आप जानते हैं तुलसीदास भोईटे जी वरिष्ठ पत्रकार, प्रशांत दीक्षित जी वरिष्ठ पत्रकार स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर मनीष दभाड़े इस वक्त जुड़ रहे हैं। जरा मनीष जी का रुख करते हैं और मनीष जी से जानते हैं कि अभी तक जो शुरुआती रुझान सामने आ रहे हैं उसको लेकर आपका क्या आकलन है। प्रोफेसर मनीष। मुझे लगता है अभी प्रोफेसर मनीष से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन यहाँ स्टूडियो में हमारे साथ जो मेहमान है जरा उन्हीं का रुख करते हैं और उनसे समझते हैं अभी तक के ये रुझान और नतीजे। क्या आकलन है आप? ये एग्जिट पोल जैसे ही दिख रहा है कि वैसे ही हो जाएगा और शायद बीजेपी और भी बेहतर प्रदर्शन करेगी क्योंकि ये 46 का जो चल रहा है उसमें आगे के 46 कौन से एरिया के खुलेंगे और किस तरीके से गिनती आगे बढ़ेगी, बीजेपी बढ़िया प्रदर्शन करेगी। आपका आकलन है? बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता केशव उपाध्याय इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, कांग्रेस की प्रवक्ता प्रियंका गुप्ता हमारे साथ मौजूद है, शिवसेना के प्रवक्ता गुलाब चंद्र दुबे, ब्रजमोहन श्रीवास्तव प्रवक्ता एनसीपी, सीमा मलिक एनसीपी, शरद गुट की प्रवक्ता भी हमारे साथ मौजूद है। बहुत स्वागत आप सभी का। सबसे पहले हम बीजेपी प्रवक्ता केशव उपाध्याय का रुख करते हैं और उन्हीं से जानते हैं ये रुझान किसको देंगे इसका श्रेय, एकनाथ शिंदे या फिर देवेंद्र फडणवीस? ऐसा है कि द्वैत अद्वैत की राजनीति, द्वैत अद्वैत के बारे में हम बात नहीं करते। हम यहाँ महायुति की सरकार है और मुंबई में हम महायुति करके हम लड़ रहे हैं। स्वाभाविक है देवेंद्र जी ने जिस प्रकार से ग्राउंड पे, जिस प्रकार से मुंबई का चेहरा बदलने में माननीय देवेंद्र जी जिस प्रकार से काम कर रहे हैं पिछले कुछ सालों से, पिछले 10 सालों से मुंबई बदलते हम देख रहे हैं। जहाँ चाहे पत्रकार संग बैठे उनको भी पूछ लीजिए, जहाँ मेट्रो हो, कोस्टल रोड हो, अटल सेतु हो, ये एक डेवलपमेंट सब देख रही है और ये जीत है, डेवलपमेंट की जीत है। और इस डेवलपमेंट की नींव रखने वाले माननीय देवेंद्र जी थे जब 2014 में वो मुख्यमंत्री बने। उसके बाद आगे एकनाथ शिंदे भी मुख्यमंत्री हुए, उनका भी उसमें रोल है। तो इस प्रकार से एक डेवलपमेंट का एजेंडा पे मुंबईकर ने वोट दिया है और जो केवल इमोशनल कार्ड पे इलेक्शन हर बार खेला जाता था, मराठी मानुष के नाम पे जिस प्रकार से इमोशनल फुल दुनिया लोगों को बनाया जाता था, इसके बाद ऐसा नहीं होगा। मुझे लगता है ये विकास की राजनीति को दिया हुआ वोट है, इसलिए हम जीत रहे हैं। बिल्कुल, और इस बीच देखिए नंबर बदल रहा है और नंबर इसलिए बदल रहा है क्योंकि और 46 जो वार्ड हैं अब उनमें भी गिनती शुरू कर दी गई है। 46 के हिसाब से यहाँ बीएमसी में आज गिनती का सिलसिला आगे बढ़ रहा है। पहले 46 वार्ड में गिनती शुरू हुई, फिर अगले 46 वार्ड इसमें जुड़ गए और अब एक और सेट 46 वार्ड का जो जुड़ गया है, मतलब कुल 138 वार्ड अभी जहां पर गिनती चल रही है और उसके शुरुआती रुझान ये बता रहे हैं बीजेपी गठबंधन 83 पर है, शिवसेना गठबंधन 59 पर है, कांग्रेस गठबंधन डबल डिजिट पे पहुंच गया है, 11 पर पहुंच गया है, अन्य के खाते में 5 सीटें जाती हुई फिलहाल इन रुझानों में नजर आ रही हैं। और ये सिर्फ रुझान नहीं है बल्कि कुछ तो रुझान अभी तक नतीजों में भी तब्दील हो चुके हैं। लेकिन इसमें जिस तरीके की तस्वीर उभर रही है उसमें सबसे बड़ी लूजर के तौर पर प्रियंका गुप्ता कांग्रेस पार्टी नजर आ रही है। महाविकास आघाड़ी ठीक ठाक से गाड़ी चल रही थी, अचानक से उद्धव ठाकरे से अलग होकर अपना दामन खींचकर चुनाव मैदान में ताल ठोकना अपने लिए भी और अपने गठबंधन के पुराने साथी के लिए भी, दोनों के लिए हानिकारक। प्रियंका गुप्ता, देखिए हानिकारक तो आज ये पूरा तरीके से कल जिस तरह के सोशल मीडिया पे फोटोज वायरल हो रही थी, वीडियोस वायरल हो रही थी, वो हानिकारक इस देश के लिए, लोकतंत्र के लिए सबसे ज्यादा। जिस तरह से जो इंक चुनाव के वोटिंग के बाद लगाई जाती थी और वो हफ्तों चलती थी,
वो आप उसी दिन अगर आप चाहें तो नेल रिमूवर से भी मिटा सकते हैं, उसको सैनिटाइजर से भी मिटा सकते हैं। ये इंक नहीं मिट रही है, ये लोकतंत्र मिटाया जा रहा है। आज सिर्फ वोट की लूट नहीं हो रही है, आज लोकतंत्र की भी लूट हो रही है। जिस तरीके से कहीं मिक्सर बट रहा है, किसी तरह नहीं प्रियंका जी, आप ये कह रही हैं इंक मिट रही है, वहीं आपके जो विरोधी है बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि दरअसल कांग्रेस देख नहीं पा रही है, कांग्रेस जो है वो संकीर्ण नजरिया अपना रही है। मिट तो जनता की मेमोरी से कांग्रेस पार्टी रही है और उसको ऐसा लग रहा है कि स्याही मिट रही है। मुझे बात कही। देखिए, मुझे लगता है कि वो स्याही कांग्रेस नहीं मिटा रही थी, वो महाराष्ट्र की जनता मिटा रही थी। वो वीडियोस जो वायरल हो रहे थे वो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के नहीं, वो महाराष्ट्र की जनता के थे। और ये जो 5,000 करोड़ का इल्जाम लगा है, वो महाराष्ट्र की जनता का पैसा लूटा गया है, जो भारतीय जनता पार्टी और शिंदे पर लगा है। मैं पूछना चाहती हूँ, जो सड़क का पैसा था, जो ड्रेनेज का पैसा था, वो गबन में चला गया। नहीं, गलत टाइमिंग है आपका, गलत टाइमिंग है आपका। वो सवाल पूछने का समय चला गया, वोटिंग हो गई, अब आज तो नतीजों का दिन है ना, नतीजों का दिन है, नतीजे आ रहे हैं, रुझान में जनता आपको नकार रही है और ऐसे में खींच आप लोग जो है वो चुनाव आयोग पर निकाल रहे हैं। सवाल बड़ा है, कटघरे में जो आप बीजेपी को खड़ा कर रहे हैं, बीजेपी जवाब देने के लिए वहां पर तैयार है। सुन लेते हैं केशव उपाध्याय जवाब देना चाह रहे हैं। कहाँ सो रहा था प्रियंका जी, केशव उपाध्याय जी को सुन लीजिए ना। केशव उपाध्याय जी, ऐसा है कि राहुल गांधी से लेके हर कांग्रेस के जो चैनल में बैठते हैं प्रवक्ता एक साथ झूठ बोलते हैं। सबसे पहली बात, ऐसा बताया जा रहा है जैसे कल कोई वो मार्कर पेन आया, कल कोई इंक आई, इस प्रकार की झूठी बातें कल से फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, जब 2012 में महाराष्ट्र में कांग्रेस और राष्ट्रवादी की गवर्नमेंट थी, तब डिसीजन हुआ और नागपुर कॉर्पोरेशन को पहली बार मार्कर यूज कर गया और उसके बाद हर बार वो मार्कर यूज कर गया, यानी तब तक किसी को आपत्ति नहीं थी। आज एक दो लोगों ने कुछ वीडियो क्या किया, तुरंत उस पर आपत्ति, सब वो खराब हो गए। सचमुच आत्मचिंतन करना चाहती है क्यों कांग्रेस को मिटा रहे हैं भारत की जनता, महाराष्ट्र की जनता, मुंबई की जनता। लगातार तीसरी बार विधानसभा में कांग्रेस लास्ट नंबर पे, फिर अभी कुछ दिन पहले स्थानिक इकाइयों के चुनाव हुए, उसमें कांग्रेस लास्ट नंबर पे है और अभी भी जो महापालिका इलेक्शन के रिजल्ट आ रहे हैं, बीजेपी विधानसभा नंबर 1, स्थानिक इकाई नंबर 1 और महानगर पालिका मुंबई से 29th महापालिका में हम चुनाव लड़ रहे हैं। सब जगह भारतीय जनता पार्टी जीत रही है क्योंकि हम विकास के मुद्दों पे बोलते हैं, हम बाकी झूठे मुद्दे पे नहीं बोलते, हम दूसरे गैर मुद्दे पे चर्चा नहीं करते। विकास की राजनीति, माननीय देवेंद्र जी का जो डिसीजन है, जो जिस प्रकार की विजन है, उसको ये वोट मिल रहे हैं। ठीक है, मैं बृजमोहन श्रीवास्तव जी का रुख करती हूँ और जरा जानते हैं बृजमोहन श्रीवास्तव जी, समझ नहीं पाई एनसीपी कि मामला अब जनता की अदालत में जब जाएगा तो बात विकास की करनी होगी, परिवारवाद से काम नहीं चलने वाला है। इसी वजह से पुणे में चाचा भतीजा साथ आए, फिर भी बीजेपी के हाथों मात खा रहे हैं। देखिए रोमाना जी, बात बिल्कुल ठीक है कि वहाँ महाराष्ट्र में हमारी जो पार्टी है उसकी रणनीति शुरू से ये रही थी कि हम लोग अपने चुनाव चिन्ह पे अपने प्रत्याशियों को खड़ा करेंगे और इसके लिए दोनों पार्टियों के जो दोनों नेता हैं, आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहब और एकनाथ शिंदे साहब, वो लोग भी सहमत थे और उसी के अंतर्गत ये रणनीति बनी थी कि हर पार्टी का प्रत्याशी अपने अपने सिंबल पे अपने पार्टी के नेताओं के साथ खड़ा रहेगा। उसके अंतर्गत ही पूना और पिपरी चिंचवाड़ में भी हम लोगों ने फैसला लिया था। वहाँ निश्चित रूप से हम लोग इसके पहले लगभग 25 साल तक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी वहाँ काबिज रही है और उसके अंतर्गत ये तय हुआ था कि वहाँ हमारे वोटों का डिवीज़न ना हो, क्योंकि एक रणनीति बहुत स्पष्ट थी, किसी भी हालत में महायुति के समर्थकों और महायुति के समर्थकों। मेरा सवाल तो यही है ना कि आप लोगों ने अपने से आगे किसी को देखा ही नहीं, आप लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी रणनीति, अपना फायदा, अपनी राजनीति यही तो देखते रहे। जनता को आपने देखा नहीं और इसीलिए जनता ने आपको नकार दिया। सीमा मलिक जी, जनता ने इसीलिए नकार दिया। कहाँ तो चाचा भतीजा एक आंख दूसरे को नहीं भाता था और कहाँ जब सियासी अस्तित्व बचाने की बात आई तो लोग साथ साथ चल पड़े। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग एक आंख हम एक दूसरे को भाते नहीं थे एंड हर लोगों ने अलायंस करे हैं और ये तो हमारी अपनी पार्टी थी तो बेसिकली, और हम लोग जिनकी हमसे विचारधारा मिलती है उनसे ही हमने अलायंस करा है, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। और अभी भी देखिए जो नतीजे विचारधारा अजीत पवार से अब आपकी मिल गई है,
फिर नहीं, मतलब वो तो मिलती है। देखिए अजीत पवार की विचारधारा वो बीजेपी था से मिलती है। अजीत देखिए, पवार की भी- पार्टी जो है वो केंद्र में, मैम राज्य जी, में वो था बीजेपी के सेकुलर साथ पार्टी है। में एक लाइन में आपको बता रहे हैं कि हम दोनों सेकुलर पार्टी हैं और हम हाँ। एक ही पार्टी थे, और हमने अगर कोई मतलब साथ में अगर लड़ा तो कोई गुनाह नहीं किया। और देखिए अभी भी वी आर वेरी होपफुल कि हमारे इससे बेटर रिजल्ट्स आएंगे अभी। और देखिए जिस तरह से ये इलेक्शंस हुए हैं उसके बारे में भी मैं आपको कुछ बोलना चाहूँगी। जिससे आपने परिवारवाद की बात करी, तो देखिए जो पिछले भी इस बार भी देखिए 68 जो कैंडिडेट्स हैं वो अनअपोज्ड चुने गए हैं। एंड मतलब ये एक बड़ी अजीब सी बात है कि कोई भी उनके अगेंस्ट नहीं खड़ा हुआ। और पंचायत देखिए, पंचायत चुनाव में जो 22 कैंडिडेट थे जिनके जो कि मतलब जिनके अगेंस्ट कोई खड़ा नहीं हुआ। और देखिए वो सब जो थे वो परिवारवाद के ही बिल्कुल एग्जाम्पल थे। दे वर द वाइफ्स एंड द द मदर्स एंड द भाभी वाभी थी वो सभी बीजेपी के नेताओं की। सो तो ये परिवार, ये एक ऐसी पार्टी जो हमेशा परिवारवाद के बारे में बात करती है। अगर केवल उनके घर के लोग अनअपोज्ड खड़े हो जाते हैं, मतलब नाम तो मैं इंडिविजुअली क्या लूँ, एक और हैं जिनके की बड़े इंपॉर्टेंट पर्सन है जिनके घर के 3 लोग खड़े हो गए, अनअपोज्ड, इन लोगों को धमकाया गया। तो जिस तरह से ये देखिए अगर एक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलती है हम लोग को काम, तो उस जब आप लोग ये कहते हैं कि साहब लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलती है, तब आप पर ये आरोप लगाए जाते हैं कि आप हारते हैं तो आप अपनी समीक्षा करने के बजाय कहीं ना कहीं हार का ठीकरा जो है वो चुनाव आयोग पर फोड़ने लगते हैं। खुद मंथन कर लीजिए ना, आत्ममंथन नहीं करते हैं और चुनाव आयोग पर ठीकरा फोड़ने लगते हैं, चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा करने लगते हैं। नंबर दिखाते हैं दर्शकों को, लेकर आइए जरा बीएमसी की वो शानदार इमारत जिसके जरिए अब नंबर्स आप तक पहुंच रहे हैं, जो ये बता रहे हैं कि आखिरकार बीएमसी की सत्ता में कौन बैठेगा, मुंबई का धुरंधर कौन बनेगा। इसकी तस्वीर काफी हद तक अब साफ होती हुई। 138 वार्ड है फिलहाल जहां पर गिनती चल रही है और ऐसे में 138 में बीजेपी गठबंधन 85 पर, शिवसेना गठबंधन 61 पर, कांग्रेस गठबंधन 9, अन्य के खाते में 3 सीटें जाती हुई। ये कुछ रुझान है, कुछ रुझान अब तक नतीजों में भी तब्दील हो चुके हैं, लेकिन 46 के सेट में फिलहाल बीएमसी में गिनती का सिलसिला चल रहा है। पहले 46, फिर 92, 46 और जुड़े, अब उन 92 में और 46 जुड़ गए हैं, तो मतलब 138 वार्ड हैं और 138 वार्ड में बीएमसी में अब ये गिनती आगे बढ़ रही है। जब इनकी तस्वीर साफ हो जाएगी उसके बाद अगले 46 वार्ड और खुलेंगे और इस तरीके से करते करते पूरी 227 की पिक्चर आपके सामने होगी। और आइए महाराष्ट्र नगर निकाय चुनाव आपको पूरी तस्वीर दिखाते हैं और पूरी तस्वीर जो है आप जानते हैं कि 29 नगर निकाय हैं महाराष्ट्र के जहां पर वोट डाले गए हैं और आज जहां गिनती का सिलसिला चल रहा है। इसमें अलग अलग रीजन से हैं, वो मराठवाड़ा आप देख रहे हैं जिसमें संभाजीनगर, जालना, लातूर, परभणी और नांदेड़। मराठवाड़ा रीजन में आप देख सकते हैं 5 में से 3 बीजेपी और 2 अन्य के खाते में जाता हुआ। विदर्भ पूरा बीजेपी क्लीन स्वीप कर रही है, नागपुर, अकोला, चंद्रपुर, अमरावती। पश्चिम महाराष्ट्र की अगर बात की जाए पूरा बीजेपी क्लीन स्वीप कर रही है, पुणे, पिंपरी चिंचवड, सोलापुर, कोल्हापुर, इचलकरंजी और सांगली। अब उत्तर महाराष्ट्र में आ जाइए, उत्तर महाराष्ट्र में सिर्फ एक अहिल्यानगर है जो किसी तरीके से एनसीपी बजाती हुई नजर आ रही है, मालेगांव है जो शिवसेना बजाती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा उत्तर महाराष्ट्र में नासिक ले लो, जलगांव ले लो, धुले ले लो, बीजेपी यहां पर जीत दर्ज करती हुई नजर आ रही है। और अगर मुंबई रीजन की बात की जाए तो पूरा का पूरा मुंबई रीजन, ग्रेटर मुंबई रीजन जिसको कहा जाता है, इसमें मुंबई बीएमसी तो है ही, साथ ही साथ कुल 9 ये महानगर पालिकाएं हैं। इन सब में बीजेपी गठबंधन आगे है। यहाँ जहां बीजेपी अपने दम पर चुनाव लड़ रही है वहां पर बीजेपी आगे है। वहां एकनाथ शिंदे का भी सुपड़ा साफ बीजेपी अपने दम पर कर रही है। जिस तरीके से नवी मुंबई हो गया, जिस तरीके से भिवंडी हो गया, तो कुल मिलाकर ये तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ बयां करती हुई। और खतरे की घंटी आज भले ही विरोधियों के लिए है, लेकिन कल के दिन खतरे की घंटी एकनाथ शिंदे के लिए भी बज रही है। बिल्कुल, देखिए क्योंकि इस चुनाव में भाजपा ने 29 में से 6 जगह पर सिर्फ शिंदे जी से गठबंधन किया था। 9 कम से कम मनपा ऐसे जहाँ पे अपने बलबूते पर भाजपा अकेली लड़ रही थी, वो सभी मनपा है वहाँ पर। हमें अगर देखा जाए तो भाजपा जीतती हुई दिखाई देती है, जो ट्रेंड अभी के उसमें तो जाहिर बीजेपी अकेले अपने दम पर लड़ रही है। वो सारी 9 की 9 नगर निगम वहां पर बीजेपी जीत रही है। नाम लेके बताता हूँ, पुणे, पिंपरी चिंचवड, सोलापुर, मीरा भाईंदर, धुलिया, जालना। सिर्फ जालना का अपवाद है क्योंकि वहाँ पर अभी तक मुझे नहीं दिखाई दे रहा। लातूर और परभनी भी ठाकरे की पार्टी आगे दिखाई दे रही है अभी। तो परभनी और जालना को अगर हम लोग अपवाद करें तो बाकी जगह पर भाजपा आगे दिखाई दे रही है। बिल्कुल, ये जो बीजेपी का टारगेट है कि महाराष्ट्र में हमें 40% से आगे वोट्स लेना है,
और जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, वो जो नॉर्थ का ट्रेंड है बीजेपी का, बिहार से अभी चालू हो गया, वो महाराष्ट्र में भी उनको लाना है। तो आगे के 3.5-4 बरस में ये ज़्यादा कंसोलिडेट करके खुद पे, यानी जो अमित शाह का टारगेट है कि बीजेपी की खुद की सरकार बनेगी, किसी के साथ अलायंस नहीं। तो जैसे आपने कहा, ये शिंदे जी को और अजित दादा को भी सोचना पड़ेगा उनके लिए भी ये खतरे की घंटी है। लेकिन फिलहाल सबसे बड़े झटके के तौर पर अगर देखा जाए तो यकीनन सबसे बड़ा झटका उद्धव ठाकरे के लिए। बिल्कुल, अगर मुंबई में देखिए अभी 85 और 61 का दिख रहा है हमें डिफरेंस, लेकिन अगर कांग्रेस को भी आप उद्धव ठाकरे गठबंधन से मिला देते हैं और 70 पे आंकड़ा 85, अगर यही ट्रेंड रहा तो भी भाजपा महायुति सत्ता में आते हुए दिखाई देती है। लेकिन अगर कांग्रेस के अगर जगह बढ़ती जाती है तो भी भाजपा के लिए भी थोड़ा खतरा है। लेकिन मुंबई अकेली मनपा है जहां पर ठाकरे महायुति ने अपने अस्तित्व का मुद्दा बनाया था, अस्मिता के आधार पर। अभी तो आंकड़े ठीक दिखाई दे रहे, 61-70 तक अगर वो जाते हैं तो कम से कम ये दावा कर सकते हैं कि हम भी यहाँ पे अपना प्रभाव रख के, लेकिन सत्ता तो चली जाएगी। लेकिन सत्ता तो चली जाएगी। अच्छा, 61 तो अभी सिर्फ और सिर्फ 3 सेट ही है, 46 वाले जो खुले हैं, तो अभी तो 227 में अभी गंगा में वो कहते हैं ना और पानी बहना बाकी है। लेकिन सवाल ये कि अगर सत्ता में नहीं आती है शिवसेना गठबंधन, तो क्या ये उद्धव ठाकरे के सियासी अस्तित्व पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह नहीं होगा? नहीं, प्रश्न चिन्ह नहीं होगा, लेकिन शिवसेना बड़ी प्रॉब्लम में होगी। यानी लोगों को जुटाना, एक्टिवेट करना, नया पक्ष खड़ा करना, क्योंकि आदित्य ठाकरे अभी भी एमएलए रहे हैं, 2 बार एमएलए रहे, फिर भी वो इतना चमक नहीं दिखा रहे जितना उद्धव ठाकरे ने दिखाया था, या बाला साहेब ठाकरे की जो लेगेसी है, अभी वो लेगेसी स्लोली कम होती जाएगी। और अगर ये जो आप दिखा रहे थे कि मुंबई एरिया, सराउंडिंग एरिया, वहाँ डेवलपमेंट वर्क अगले 4 बरस में जोर से हो गया और वहाँ लोगों को नौकरी मिलना चालू हो गया। देखो, ये रेस्ट ऑफ द मुंबई के बाजू का ये जो इलाका है, वहाँ मराठी लोगों की परसेंटेज 60% से ज़्यादा है, यानी वो एक्चुअली मराठी डोमिनेंट एरिया है। तो अगर वहाँ बीजेपी और ये बना रहे हैं, अपना गढ़ बना रहे हैं स्लोली, तो ठाकरे का गढ़ सिर्फ मुंबई में छोटा सा एक इलाका रहेगा, जिसमें वो शायद और 25 बरस भी। बिल्कुल, कुल मिलाकर लेकिन ठाकरे का जो कद है वो यकीनन घटेगा। और ऐसे में एकनाथ शिंदे जिस तरीके की दावेदारी वो शिवसेना को लेकर, जिस तरीके की दावेदारी वो मराठी मानूस वोटर को लेकर करते हैं, उनकी दावेदारी और मजबूत होगी। इस बीच एक सेकंड सर, आ रही हूँ, बड़ी खबर इस वक्त बता देते हैं। देखिए, बीएमसी चुनाव में वो बुरके वाली मेयर, उसको लेकर खूब राजनीति करवाई थी, और ये शगुफाई अब तो कहा जाएगा जो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के नेता जो हैं उनकी तरफ से छोड़ा गया था। और ऐसे में वारिस पठान की तरफ से वो जो बुरके वाली मेयर की बात सबसे पहले रखी गई थी, अब उन्हीं एआईएमआईएम के खाते में सिर्फ 2 सीटें ही जाती हुई नजर आ रही हैं। इसीलिए मैंने कहा कि वो बुरके वाली मेयर की बात सिर्फ और सिर्फ शगुफा थी, पोलराइजेशन का एक हथकंडा आप कह सकते हैं थी। अब वो पोलराइजेशन का हथकंडा बुरके वाली मेयर का सपना तो साकार नहीं हो पाएगा, जिस तरीके से एआईएमआईएम जो है वो सिर्फ 2 सीटों पर ही फिलहाल बढ़त बनाए हुए है, लेकिन वो पोलराइजेशन वाला काम जरूर उस बयान से होगा। बिल्कुल, क्योंकि अदर्स में सिर्फ 5 दिखाई दे रही है, इसका मतलब समाजवादी पार्टी भी कुछ ज्यादा कमाल नहीं कर रही है, ये साफ दिखाई दे रहा है। यानी वो बयान उनके लिए फायदे का नहीं रहा। लेकिन जैसे आपने सही कहा, भारतीय जनता पार्टी ने विकास के साथ साथ वोट जिहाद का मुद्दा भी इस चुनाव में काफी बड़ा बनाया था। अमित शाह, उनके पहले आशीष शेलार, दोनों मुंबई के अध्यक्षों ने ठाकरे की शिवसेना पे आरोप लगाया था। वर्सोवा नाम का एक चुनाव क्षेत्र है विधानसभा, वहां का उदाहरण देते हुए कहा था कि अगर ठाकरे जीतते हैं तो मुंबई में खान मेयर बनेगा, गली गली में मोहम्मद अली रोड, जो कि मुंबई का एक मुस्लिम इलाका है, वो बन जाएंगे रोड, और उसी तरह से गली गली में खान कॉर्पोरेटर बन जाएंगे। इस तरह का मुद्दा तो भाजपा ने बनाया था। बिल्कुल, वो और वैसे भी न्यूयॉर्क के अंदर जिस तरीके से ममदानी मेयर बने, उसके बाद मुंबई ममदानी, ये वाला जो डर है वो भी खूब दिखाया गया था। हाँ, कह लीजिए आप। एक छोटा सा सिर्फ इसमें मैं बताने, पहले इस मुद्दे पे आप बात कर लीजिए। और यही उनका एक तरफ डेवलपमेंट और एक तरफ हिंदुत्व, ये दोनों बड़े सफाई के साथ उन्होंने चलाए। लेकिन और एक बात ये है, यानी ये इलेक्शन का आपका देखें तो ठाकरे जी का ब्रांड खत्म नहीं होगा, ये अट्रैक्शन रहेगा, लेकिन उनका जो पॉलिटिकल एक क्लाउड था
वो इस इलेक्शन के बाद खत्म हो जाएगा। वो राजनीतिक दबदबा जो है वो यकीनन घटेगा। और साथ ही साथ सर सवाल ये भी है ना कि बाला साहेब ठाकरे की जो सियासी विरासत थी, वो बाला साहेब ठाकरे की सियासी विरासत के हकदार अब उद्धव ठाकरे बचे नहीं है, ये संदेश भी जाएगा ना, क्योंकि ठाकरे की जो विरासत है वो पूरी तरीके से हिंदुत्व की राजनीति वाली विरासत, और वो हिंदुत्व की राजनीति वाली विरासत और मराठी मानुष पर पकड़ वाली राजनीति की विरासत, वो तो बीजेपी और एकनाथ शिंदे उस पर काबिज होते नजर आ रहे हैं। उन्होंने अभी वो भी मराठी मानुष का चेहरा बनेंगे, लेकिन मोनोपोली नहीं है। ये इन्होंने सिद्ध कर दिया ये इलेक्शन ने कि ठाकरे फैमिली की मराठी मानुष के ऊपर मोनोपोली नहीं है। मराठी मानुष बीजेपी को यानी देवेंद्र फडणवीस को भी अपना नेता मानता है, एकनाथ शिंदे जी को भी थोड़ा नेता मानता है। तो सिर्फ ठाकरे और ठाकरे अभी नहीं चलेगा, ऐसा ये रुझान अगर सही निकले तो मोनोपोली उनके खत्म हो गए। बिल्कुल, वो मराठी मानुष जिसको लेकर ये माना जाता था कि एक अधिकार ठाकरे बंधुओं को लगता है कि उन्हीं का है, मराठी मानुष के वोट पर वो दबदबा खत्म हो गया है। वो जो राजनीति में साख कह लीजिए आप, उसको बड़ा धक्का लगा है, उससे बड़ी ठेस पहुंची। बिल्कुल एकाधिकार नहीं रहा, ये मैसेज तो मिलता। लेकिन रुमाना जी, आपने एक बात कही थी कि शिंदे की शिवसेना के लिए भी खतरे की घंटी है, और एक खतरे की घंटी शिंदे की शिवसेना में दिखाई दे रही है कि भाजपा गठबंधन को जो जगह मिले उसमें 65, देखिए 83 में से 65 अकेले भाजपा के, सिर्फ 18 वार्डों में शिंदे की शिवसेना जीती है। वहीं ठाकरे की शिवसेना, उनको जो 59 उनके गठबंधन को, उसमें से 52 जगह, यानी शिंदे से लगभग 3 गुना ज़्यादा जगह ठाकरे विजयी है मुंबई में। इसका मतलब साफ है कि शिंदे के लिए भी एक खतरे की घंटी मानी जा सकती है कि शिवसेना असली कौन सी है। मुंबई में जो फैसला होने की बात हो रही थी, क्योंकि मुंबई वो गढ़ है शिवसेना का जो कभी भी वो खोना नहीं चाहती, वहाँ पे शिंदे के लिए भी खतरे की घंटी है। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं वो नंबर ऑफ सीट्स भी देखना पड़ेगा ना, जिसपे आपने उम्मीदवार उतारे हैं। भाई शिंदे को कितनी सीटें मिली? 90 सीटें मिली चुनाव लड़ने के लिए, और वहीं उद्धव ठाकरे ने 150 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। तो वो भी कहीं ना कहीं गणित जो है आपको बिठाना पड़ेगा। हमें देखना पड़ेगा कि जहां उद्धव ठाकरे और शिंदे एक दूसरे के सामने थे, उसमें से कितने सीट पर शिंदे ने ज्यादा बढ़त ली और कितने उद्धव आंकड़ा है सर, ऐसा कुछ आंकड़ा है कहां पर उद्धव ठाकरे और शिंदे के जो उम्मीदवार हैं वो आमने सामने आया डिक्लेयर है, उसमें आया नहीं, क्योंकि कौन से वार्ड है वो अभी तक हमें पता नहीं लगा। लेकिन वहाँ एक्चुअली की सीट्स थी जहां पर ये कॉन्टेस्ट आमने सामने का था। जो हार्डकोर शिवसैनिक है ना, वो ठाकरे जी को ही ठाकरे की विरासत मानता है, उद्धव जी को हार्डकोर का है। इसमें भी कहीं ना कहीं एक सवाल आ जाता है कि हार्डकोर शिवसैनिक कौन, क्योंकि वो शिवसैनिक जो उम्र में बड़ा शिवसैनिक है, जिसने बाला साहेब ठाकरे का दौर देखा है, वो शिवसैनिक कहीं ना कहीं भावनात्मक तौर पर शायद परिवार की वजह से उद्धव ठाकरे के साथ जुड़ा हो। लेकिन जो युवा शिवसैनिक है, क्या वो वाकई में उस विरासत को बाला साहेब ठाकरे की उद्धव ठाकरे के साथ जोड़कर देखता है, या फिर एकनाथ शिंदे की तरफ उसका रुझान जो है वो अब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? वो ऑप्शन देख रहा है। तो यंगस्टर्स है, वो ऑप्शन देख रहे हैं। देखो यंगस्टर्स जो नए मतदार है ना, वो ऐसे कमिटेड नहीं है जैसे पुराने होते थे। तो जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि 50+ एज जो है, 50+ एज मराठी मानुस, वो अभी भी उद्धव ठाकरे जी के साथ जुड़ा हुआ है। उनको लगता है, क्योंकि उनमें से बहुत सारे लोगों को नौकरी भी शिवसेना की वजह से मिली है। तो सर बड़ी खबर यह है इस वक्त की रुझान, एक मिनट, रुझान का सिलसिला लगातार जारी है और अभी तस्वीर पूरी तरीके से क्लियर नहीं है। मामला करीबी नजर नहीं आ रहा है। एक तरफा जीत की तरफ बीजेपी गठबंधन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, न सिर्फ बीएमसी में बल्कि महाराष्ट्र के सभी ज्यादातर 29 नगर निकायों में बीजेपी का दबदबा कायम। और फिलहाल बीएमसी का आंकड़ा आपके सामने है। बीजेपी गठबंधन 83, शिवसेना गठबंधन 59, कांग्रेस गठबंधन 11, अन्य के खाते में 5 सीटें जाती हुई कुछ रुझान है, कुछ नतीजों में भी तब्दील हो गए हैं। और शुरुआती 46 के सेट के हिसाब से 138 का ये वार्ड्स का आंकड़ा आपके सामने। कुल मिलाकर मुंबई का धुरंधर कौन, ये पूरी तरह से स्पष्ट हो चला है। वो इसलिए क्योंकि हम सब जान रहे हैं कि जिस तरह का परफॉर्मेंस हमने देखा था विधानसभा चुनाव के दौरान, उसी तरह का परफॉर्मेंस इस समय यहां पर महायुति करता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको बताते चले, भारतीय जनता पार्टी के लिए शानदार अब तक के नतीजे निकलकर सामने आए हैं। कुल मिलाकर ऐसा लग रहा है कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की ओर से जो दांव चला गया था, वो दांव पूरी तरह से यहां पर कामयाब होता हुआ नजर आ रहा है। और बीते 2.5 दशक से बीएमसी पर जो एक मुश्त दबदबा था ठाकरे परिवार का, वो इस बार टूटता हुआ, ध्वस्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि इंतजार करना होगा। फिलहाल आपको बताते चले 2.5 घंटे की जो बड़ी बातें हैं वो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। पूरे महाराष्ट्र में
बीजेपी की भारतीय जनता पार्टी की लहर इस वक्त चल रही है। 29 में से 26 नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी शानदार परफॉर्मेंस करते हुए मुंबई, पुणे, नागपुर में बीजेपी आगे। मुंबई नगर निगम में ठाकरे बंधु का जलवा नहीं दिखा जिस तरह के दावे किए गए थे। लातूर छोड़कर कांग्रेस भी कहीं पर कमाल नहीं कर पाई है। ओवैसी की पार्टी का भी कोई खास प्रदर्शन नहीं रहा। बहुत बड़बोले नेता बनकर अकबरुद्दीन ओवैसी वहां पर बड़े बड़े दावे कर रहे थे, कहीं पर कोई कमाल नहीं। संजय राउत ने नतीजों से पहले ही अब ठीकरा फोड़ने की कवायद, चाहे राहुल गांधी हो, संजय राउत हो या विरोधी दलों के तमाम नेता हैं, उनकी ओर से चल दी गई है। पूरे महाराष्ट्र में बीजेपी आगे चल रही है। बीजेपी की लहर इस वक्त दिखाई दे रही है। कुल मिलाकर ऐसा लग रहा है भारतीय जनता पार्टी की ओर से जितने भी दांव चले गए थे, जो राष्ट्रवाद का झंडा बुलंद किया गया था, मराठी मानुष का जो दांव फेंका गया था ठाकरे बंधु की ओर से, उस पर वो पूरी तरह से भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ठाकरे बंधुओं की ओर से ये जो इतने सालों के बाद, 2 दशक के बाद हाथ मिलाया गया, वो भी कहीं काम नहीं आया। और अब मुंबई लोकल के जरिए आपको दिखा देते हैं बिल्कुल अलग अंदाज में अब तक के आंकड़े। मुंबई लोकल में जो सबसे मेन सीट है उस पर भारतीय जनता पार्टी यहां पर आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। मुंबई की 227 सीटों में भारतीय जनता पार्टी 83 पर, बीजेपी प्लस शिवसेना उद्धव गुट 59 पर, कांग्रेस प्लस 11 पर और अदर 5 पर अपनी बढ़त लगातार बनाए हुए हैं। लेकिन कुल मिलाकर अगर पूरे के पूरे महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों पर हम नजर डालेंगे तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी और शिंदे गुट का दबदबा यहां पर दिखाई दे रहा है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने जहां जहां अपने उम्मीदवार उतारे वहां वहां पूरी तरह से वो अपने दबदबे को बरकरार रखती हुई और यहां पर पूरी तरह से भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। आपको कुछ और आंकड़े दिखाएंगे जिसके जरिए आप समझ पाएंगे कि ये आंकड़े कितने महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ये देखिए स्ट्राइक रेट दिखा रहे हैं बीएमसी में 137 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी लड़ी, 67 पर, 67 पर इस वक्त वो आगे चलती हुई नजर आ रही है। शिवसेना को 90 सीटें दी गई थी इस गठबंधन में, वो 18 पर अपनी बढ़त बनाए हुए हैं। दूसरी तरफ अगर ठाकरे बंधुओं की बात करें, यहां पर 150 सीटों पर यानी कि सबसे ज्यादा उद्धव ठाकरे की पार्टी लड़ रही थी, 54 पर अपनी बढ़त बनाए हुए हैं। एमएनएस 70 पर, बहुत उत्तर भारतीय हो, दक्षिण भारतीय हो, सब पर निशाना साधा गया था राज ठाकरे की ओर से। और देखिए एमएनएस 70 पर इतना जहर उगलने के बावजूद 7 सीटों पर अपनी बढ़त बनाए हुए हैं। दूसरी तरफ अगर शरद पवार गुट की बात करें, 12 पर लड़ी थी लेकिन अभी तक उसका खाता यहां पर खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और एनसीपी अलग लड़ी थी, उसको बीजेपी और शिंदे गुट ने भाव नहीं दिया था। अब देखिए 92 पर लड़कर एक भी सीटें मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। जबकि कांग्रेस पार्टी 143 पर लड़ी थी, ठाकरे बंधुओं ने कांग्रेस को भाव नहीं दिया था, खासतौर से राज ठाकरे के कारण कांग्रेस अपने आप को अलग की हुई थी और फिलहाल वो 9 पर अपनी बढ़त बनाए हुए हैं। लेकिन कुल मिलाकर यहां पर देखिए भारतीय जनता पार्टी 137 पर लड़ी, 67 पर उसकी बढ़त है। शिवसेना उद्धव गुट सबसे ज्यादा 150 पर लड़े लेकिन 54 पर उनकी बढ़त है। यानी कि यहां पर आप देख रहे हैं बीजेपी शिवसेना का ये जो गठबंधन रहा, शिंदे गुट का और भारतीय जनता पार्टी का, देवेंद्र फडणवीस का, वो कमाल करता हुआ नजर आ रहा है। हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनके साथ नए सिरे से चर्चा में हम आगे बढ़ेंगे। एक बार फिर से परिचय कराते हुए उनसे चर्चा में हम आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ तुलसीदास भोइटे जी वरिष्ठ पत्रकार स्टूडियो में हैं, हमारी पॉलिटिकल एडिटर मेघा प्रसाद, सुबह से ही आप जिनको सुन रहे हैं, प्रोफेसर मनीष दाभाड़े जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं, गणेश ठाकुर हमारे सहयोगी मुंबई से जुड़ चुके हैं और इसी के साथ केशव उपाध्याय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हैं, प्रियंका गुप्ता जी कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता हमारे साथ हैं, गुलाब चंद्र दुबे जी प्रवक्ता शिवसेना के हैं, ब्रजमोहन श्रीवास्तव जी एनसीपी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। आज ब्रजमोहन श्रीवास्तव जी का भी चेहरा देखिए कितना मायूस दिखाई दे रहा है। रोज हंसते मुस्कुराते हमारे साथ जुड़ते हैं लेकिन आज उनके चेहरे पर उदासी है। सीमा मलिक जी एनसीपी एस की प्रवक्ता हमारे साथ हैं। सीमा मलिक जी मुस्कुराती हुई नजर तो आ रही हैं लेकिन उनके लिए भी मुस्कुराने की बहुत ज्यादा वजह नहीं है। तो शुरुआत अपने स्टूडियो वाले मेहमानों से कर लेते हैं। अब तक के ये जो आंकड़े सामने आए हैं वो क्या बताएं? देखिए बीजेपी के लिए जो केकॉक दिखाई दे रहा था वो अब नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी मराठी का मुद्दा यानी ठाकरे, ये जो समीकरण था मुंबई का, वो बिगड़ते नजर आ रहा है। ठाकरे गठबंधन जो है, दोनों ठाकरे एक होने के बाद भी भाजपा जिस तरह से आगे दिखाई दे रही है, ब्रांड ठाकरे फेल हो गया? नहीं, फेल हुआ ये कहना ज्यादती होगी थोड़ी सी, ऐसा मुझे लग रहा है। उसकी वजह है क्योंकि मराठी बहुल इलाके जहां से ठाकरे चुन के आते हैं वो अभी भी उनके साथ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और 2 ठाकरे भाई एक होने के बाद 60 के आगे आंकड़ा जाना 227 के, इसमें वो कोई बहुत ही बुरा प्रदर्शन नहीं है। यानी कि टक्कर तो दी है लेकिन जो दावा किया जाता है या 2.5 दशक का जो दबदबा था वो दबदबा अब खत्म हो गया।
बिल्कुल, मैं बिल्कुल इससे सहमत हूँ। मुझे लगता है कि शिवसेना एक हम लोगों ने इस पर बात करनी ज़रूरी है कि ठाकरे ब्रांड एक्चुअली क्या था, और ठाकरे ब्रांड के बारे में जो राज और उद्धव ठाकरे जो बात कर रहे हैं वो बिल्कुल अलग है। जो उनकी जो 3-4 पिलर्स थे, एक तो हिंदुत्व था, तो वो हिंदुत्व कहा गया उद्धव ठाकरे या राज ठाकरे में। दूसरी चीज़ थी मराठी मानुस। उद्धव ठाकरे के ऊपर तो आरोप लगे ना कि बहुत ज्यादा सेकुलर अपने आप को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो जो हिंदुत्व वाला ब्रांड था वो ऐसा लग रहा है शिंदे और बीजेपी के पास पूरी तरह से। बिल्कुल, और तीसरा स्तंभ था एंटी कांग्रेसिज्म, जो कांग्रेस के विरोधी थे, तो आज वो कांग्रेस के साथ जाके पहले बैठे हुए थे विधानसभा में। तो आप ये सब उसके कारण मुझे लग रहा है कि बिल्कुल जो बाला साहब की जो हिंदुत्ववादी, जो एक स्ट्राइडेंट हिंदुत्ववादी एक वो थी सोच, जो मतलब ठाकरे बाना और ठाकरे बान, तो बाना तो मतलब ठाकरे बंधुओं के पास है कि जिस शैली में राज ठाकरे बात करते हैं, जिस शैली में शायद उद्धव ठाकरे भी बात करते हैं, लेकिन जो बान वो कम्प्लीटली अलग दिशा में चला गया है। और इसके कारण मुझे लगता है, और आज जो आपके सामने जो नतीजे दिख रहे हैं जितने भी आए, वो बिल्कुल उसको मतलब अपने आप को ठाकरे बंधु मेघा कुल मिलाकर बाला साहब ठाकरे समझने की कोशिश नहीं करें। जब बाला साहब ठाकरे इस तरह की बातें करते थे, चाहे उत्तर भारतीयों को लेकर या दक्षिण भारतीयों, वो लुंगी पुंगी वाला उस जमाने से चला रहा है, लेकिन अब वो ब्रांड ठाकरे पूरी तरह से कमजोर हो गया, क्या ये कहा जा सकता है जिस तरह की परफॉर्मेंस? मैं थोड़ा सा अम्यूज्ड हूँ इस विश्लेषण से, क्योंकि हम वो साइड नहीं देख रहे हैं जो सबसे पहले दिखनी चाहिए। आप 2 दशक की बात कर रहे हैं, ये 4 दशक से सबसे ज़्यादा अगर मेयर किसी का रहा है मुंबई में तो वो शिवसेना का रहा है। शिवसेना का किला टूटता हुआ दिख रहा है, और जो सुबह से हम ये सवाल पूछ रहे हैं कि मुंबई का धुरंधर कौन, अगर ये ट्रेंड्स इसी तरीके से रहे तो देवेंद्र फडणवीस मुंबई के धुरंधर इस बार उभरते हुए आपको नजर आएंगे। बीजेपी जो कभी भी इस तरीके का प्रदर्शन नहीं दिखा पाई थी पहले, कभी पिछली बार अच्छा प्रदर्शन था, उसके पिछली बार सिर्फ 31 पे सिमट गए थे। तो बीजेपी अगर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनती हुई दिखे, और जो पार्टी पिछले 25 साल और पिछले 40 साल से यहां पर राज कर रही है, वो किस तरीके से नीचे गिर रही है ताश के पत्तों के जैसा, तो पहला विश्लेषण तो वो होना चाहिए ना। सवाल तो वहां पूछना चाहिए कि आपने इतने साल जो दबदबा बनाया, ये इस बार टूटा कैसे? हाँ, ये दबदबा टूटा कैसे, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। लेकिन इन सब के बीच आपको बताते चले दूसरी बड़ी बात, जो एक एक करके हम बड़ी बातें दिखा रहे हैं, ठाकरे प्रयोग कमजोर दिखा। लोगों ने ये भांप लिया कि ठाकरे अपने अस्तित्व को बचाने के लिए वो इस तरह से साथ आए हैं, क्योंकि 2 दशक के बाद अगर ठाकरे बंधु एक मंच पर आकर वहां पर मराठी अस्मिता के हुंकार भर रहे हैं, तो भैया 2 दशक तक एक दूसरे के खिलाफ जहर उगलते रहे। मुंबई में फिलहाल 158 के रुझान सामने आए हैं। 83 पर बीजेपी प्लस शिवसेना उद्धव गुट, 59 पर शिवसेना यूबीटी प्लस 59 पर कांग्रेस प्लस 11 पर अदर 5 पर। और कांग्रेस के लिए भी बहुत बुरी खबर है। आप देखिए, कांग्रेस पार्टी लगातार ठीकरा फोड़ती हुई कभी ईवीएम पर दिखाई देती है, कभी इंक को लेकर राहुल गांधी सुबह सुबह आ जाते हैं, उनकी ओर से निशाना साधा जाता है। लेकिन पलटकर सवाल पूछा जाएगा, जब मुकाबले में महाराष्ट्र में सिर्फ एक तरफ बीजेपी शिंदे गुट दिखाई दे रहा था, दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो ठाकरे बंधुओं की चर्चा ज्यादा थी। उस समय कांग्रेस पार्टी के बड़े लीडर कहां पर थे? कांग्रेस पार्टी के लीडर उस तरह के चुनावी मुकाबले में वो धार क्यों नहीं दिखा पाई? ये बड़ा सवाल बना हुआ है। लेकिन इन सब के बीच आपको बताते चले, बीएमसी महत्वपूर्ण क्यों है, जिसको लेकर इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी गई, जिसमें सारे दांव पेच आजमा लिए गए, साम दाम दंड भेद, कहीं से कुछ भी पीछे नहीं छोड़ा गया। तो उसके पीछे की वजह जानिए। 9 देश के ऐसे राज्य हैं जिनके मुकाबले बीएमसी का बजट ज्यादा है। उनमें हिमाचल प्रदेश, गोवा, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, सिक्किम, मिजोरम, इन तमाम राज्यों से अगर तुलना करेंगे तो बीएमसी, जिसके लिए आज का ये मुकाबला, जिस पर बड़ी कवरेज लगातार आज सुबह से ये एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं, आप सोचेंगे कि भाई ये तो नगर निगम के चुनावों के रिजल्ट को लेकर, मेयर को लेकर बातचीत हो रही है, तो फिर इतना ज्यादा मीडिया में हल्ला क्यों मचा हुआ है? तो इसके पीछे की बड़ी वजह यही है कि 9 ऐसे राज्य हैं इस देश के जिनके मुकाबले सिर्फ बीएमसी का बजट सबसे ज्यादा है। इस लिहाज से भी ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। एक एक करके अब तमाम पॉलिटिकल मेहमानों का रुख करेंगे। केशव उपाध्याय जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ मौजूद हैं। केशव प्रसाद जी, आप लोगों ने आंधी की बात कही थी कि पूरी तरह से आंधी बह रही है, सुनामी है, इस बार सुपड़ा साफ कर देंगे ठाकरे बंधुओं का, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अभी भी शिवसेना उद्धव गुट 59 सीटों पर अपनी बढ़त बनाए हुए हैं। सिर्फ मुंबई में नहीं, महाराष्ट्र में हमारी आंधी बह रही है। आप देख रहे हैं 29 में से 27 जगह भारतीय जनता पार्टी चल रही है। नंबर 1 तो ये आंधी है। नंबर 2, जहां तक मुंबई की बात है, मुझे बात समझ में नहीं आती। अभी विश्लेषण किया गया, जो 40 साल सिर्फ मुंबई
मराठी मानुस और ठाकरे एक इस प्रकार की मिथक बना हुआ था, इस पर यही सब लोग सोचते थे। लेकिन इस बार पिछले कुछ सालों से सचमुच ये मिथक था। लोग मराठी मानुस पूरी तरह से उनके साथ नहीं था, ये बार बार दिखा था। लेकिन मीडिया में इस प्रकार का ये हुआ था कि ठाकरे यानी मराठी मानुस यानी मुंबई बीएमसी। अरे आप लोग भी तो मराठी हिंदुत्व का चाल लेकर आए थे ना, फंस तो गए थे आप भी उनके ट्रैप में। ऐसा तो है नहीं कि भारतीय जनता पार्टी बड़ी दूध की धुली हुई है। अब रिजल्ट सामने आ रहे हैं तो सामने वाले का पूरा मुद्दा आप सिरे से कैसे खारिज कर सकते हैं? खारिज करेंगे ही ना, क्योंकि सच में मैं आपको फैक्ट की तरह बताता हूँ। 2014 से लेके 3 इलेक्शन हुए एमएलए के, उसमें पूरी तरह मुंबई में नंबर 1 बीजेपी रही। 2017 में अलग हम और वहां की एक साथ शिवसेना, हम अलग अलग लड़े, फिर भी हमारा 82 और शिवसेना के 84 थे। यानी कि हम उनके साथ बराबर थे। यानी पूरी तरह से मराठी मानुस जो कहा जाता था सिर्फ ठाकरे के साथ है, वो रियलिटी नहीं थी। ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और इस इलेक्शन में ये पूरी तरह से खत्म हो गया कि मराठी मानुस, मराठी आदमी सिर्फ वाठा के साथ है। जिस प्रकार से ठाकरे ब्रांड क्या करने की कोशिश की गई थी, सिर्फ शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे था। लेकिन अभी देवेंद्र फडणवीस विकास के महाराष्ट्र के ब्रांड है, जिनको मुंबई ने सही महाराष्ट्र ने स्वीकारा है। और देवेंद्र के सबसे एक लास्ट पॉइंट, ये पहले बार हुआ है महाराष्ट्र की राजनीति में, पहली बार हुआ। प्रशांत दीक्षित और बोईटे बहुत सीनियर जर्नलिस्ट है, वो भी जानते हैं कि पहली बार हुआ है कि ये मुंबई कॉर्पोरेशन और महाराष्ट्र 3 बार जीतना, ये सिर्फ करने वाले देवेंद्र जी एकमेव मुख्यमंत्री है। ठीक है, आप ये कह रहे हैं देवेंद्र फडणवीस ने जितना भी मुद्दा उठाया, उनकी जो मेहनत रही, हिंदू राष्ट्रवाद, मराठी राष्ट्रवाद का मुद्दा रहा हो या फिर विकास की राजनीति हो, आप उसका पूरा का पूरा क्रेडिट लेना चाहते हैं। गुलाब चंद दुबे जी, जल्दी से एक टिप्पणी में आपकी, वो हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, उनके पास में जाऊंगी। अब कांग्रेस पार्टी, प्रियंका गुप्ता जी, अब यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का जो हाल है, जाहिर तौर पर ठीकरा इंक पर ही फूटेगा। अब इससे ज्यादा तो सवाल भी नहीं बनता है प्रियंका गुप्ता जी। जब इतना कड़ा और बड़ा मुकाबला हो, वहां पर अगर कांग्रेस पार्टी लड़ाई में पहले से ही नजर नहीं आती हो, तो रिजल्ट इस तरह के आने थे प्रियंका जी। हाँ चित्रा जी, मुकाबला तो बड़ा कड़ा था, क्योंकि 68 सीटों पर बिना चुनाव के ही बीजेपी जीत गई थी। तो वास्तविकता ये मुकाबला वाकई बड़ा कड़ा था, और मुकाबला इतना कड़ा था कि लोग वोट डालने गए और वोटर लिस्ट में बूथ बूथ टहलते रहे, उनका नाम ही नहीं मिला। जब वो विधायक का चुनाव होता है तब तो वोट डाल लेते हैं, पर बीएमसी का चुनाव होता है तो वोट नहीं डाल पाते। तो सवाल ये भी उठता है चित्रा जी कि कहाँ थे ये दिनेश वाघमारे जी। इनको पूछना पड़ेगा कि ये कौन से खो में पड़े हुए थे, कौन सी आंखों पे पट्टी बांधे हुए थे कि लोग कैश बांट रहे थे, लोग जो है ग्राइंडर, मिक्सर ग्राइंडर बांट रहे थे, पैसे बांट रहे थे, साड़ियाँ बांट रहे थे, पर दिनेश वाघमेरा जी कहीं दिख नहीं रहे थे। वास्तविकता ये है कि आज चुनाव आयोग को पूरी तरीके से अंधभक्ति का जो आरोप लग रहा है वो बिल्कुल सही नजर आ रहा है। जिस तरह से स्याही मिट जा रही है, तो उसी तरीके से लोकतंत्र भी कहाँ बच पा रहा है। लोकतंत्र तो स्याही का इस्तेमाल कब से किया जा रहा है इन चुनावों में? स्याही का इस्तेमाल कब से किया जा रहा है प्रियंका जी? क्या 2026 में प्रयोग किया गया? सवाल ये नहीं, स्याही मिटी। आप भी वोट डालती रही होंगी चित्रा जी, मैं भी वोट डालती रही। मेरी स्याही तो हफ्ते भर से पहले नहीं कभी मिटी, लेकिन आज जो महाराष्ट्र की जनता है वो तो मिटा के दिखा रही है। तुरंत सैनिटाइजर से मिटा कर दिखा दे रही है, कहीं नेल रिमूवर से मिटा कर दिखा दे रही है। हम तो कभी नहीं मिटा पाए। वास्तविकता ये है चित्रा, अरे हमने सैनिटाइजर से ट्राई ही नहीं किया है मिटाने के लिए। इतनी मेहनत कौन करने जाए स्याही मिटाने के लिए प्रियंका गुप्ता जी। लेकिन इस बात को कुछ मेघा यहाँ पर सवाल पूछ रहे हैं, जो बार बार ये मुद्दा उठा रहे हैं कि नील पॉलिश रिमूवर से हट जाएगा, तो क्या सिर्फ एक दाग हट जाएगा तो आप वापस जाकर वोट कर पाएंगे? 3 लेवल पर चेकिंग होती है, आपके आई कार्ड्स देखे जाते हैं, आपके नाम देखे जाते हैं। आपने एक बार वोट कर दिया तो आपके नाम के अगेंस्ट टिक हो जाता है। कांग्रेस कुछ तो कहेगी ना मेघा, मतलब कभी ईवीएम कैसे कहेगी कि हमारे नेता की हार है? क्यों सुनना चाहती हैं कि वो बोले कि नहीं हमारे नेताओं ने मेहनत नहीं की है? ऐसा है ना चित्रा, जब तक ये नहीं समझ पाएंगे कि किस वजह से ये हार रहे, जनता इनको हरा रही है, जब तक ये नहीं समझ पाएंगे, यही करते रहेंगे और हारते रहेंगे, तो इनकी ही भलाई है कि समझे ये स्याही और ईवीएम का मामला नहीं, जनता का मामला। जनता के पास जाएं और बातें करें। जनता के पास जाती तो शायद रिजल्ट अलग हो सकते थे। और यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं माहिम से उद्धव गुट के एक एक करके जो रिजल्ट सामने आ गए हैं वो आपकी टीवी स्क्रीन पर। मुंबई का आंकड़ा बदल चुका है, बड़ा हो चुका है। आप देखिए बीएमसी में भारतीय जनता पार्टी प्लस 83 पर, शिवसेना उद्धव गुट 59 पर, कांग्रेस प्लस 11 पर यहाँ पर बड़ी बढ़त दिखाते हुए नजर आ रही है। और यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं, देखिए अपने आप में बेहद दिलचस्प है ये आंकड़े जो इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि बीएमसी अपने आप में बेहद भव्य, बहुत भारी भरकम बजट के साथ
देश में जाना पहचाना जाता है, उसकी छोटी छोटी खबरें देश की बहुत बड़ी सुर्खियां बनती हैं। और इसी के लिहाज से आप समझ सकते हैं ये जो आंकड़े इस वक्त हम आपके टीवी स्क्रीन पर रखे हुए हैं, मुंबई का किंग कौन अब बताने की जरूरत नहीं है। जिस तरह की लहर इस वक्त दिखाई दे रही है बीजेपी प्लस के पक्ष में 83 पर उनका आंकड़ा, शिवसेना उद्धव गुट बड़ी बड़ी बातें करने के बावजूद आप देखिए राज ठाकरे जब साथ में आते हैं तो उनकी ओर से एक तरफ अन्ना मलाई को रस मलाई कहकर संबोधित किया जाता है जो भारतीय जनता पार्टी के साउथ के बड़ा चेहरा है, दूसरी तरफ हिंदी भाषाओं पर जबरदस्त तरीके से उनकी ओर से निशाना साधा जाता है। लेकिन राज ठाकरे को यह समझना होगा कि इस देश में नफरत की राजनीति नहीं चलेगी। इस बात को ज्ञात हो उनको कि लगातार जब से उनकी पार्टी अस्तित्व में आई, अगर पहले 2 चुनावों को छोड़ दे तो लगातार मुंबई की, महाराष्ट्र की जनता राज ठाकरे की पार्टी को पूरी तरह से खारिज कर रही है, यानी कि उनका इंजन पूरी तरह से फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है चुनाव दर चुनाव। अब मैं गुलाम चंद दुबे जी के पास आते हुए, प्रवक्ता शिवसेना के हैं गुलाम चंद दुबे जी, यहाँ पर देखिए कोई हार मानने को तैयार नहीं है, लेकिन अब तक के जो आंकड़े सामने आए हैं उस पर टिप्पणी आपकी। जी देखिए, इस समय चित्रा जी सबसे बड़ी हमारे लिए बड़ी उन्माद और खुशी की बात यह है कि हमारी महायुति का जिस ढंग से महाराष्ट्र के अंतर्गत 29 महानगर पालिकाओं के अंदर 27 पे हमारा महायुति का जीत दिख रहा है। महायुति हमारा इस गठबंधन धर्म का इसको निभाते हुए महायुति की जीत में हम अपनी जीत देख रहे हैं। और जिस तरह से उद्धव परिवार या उद्धव बंधु ने जिस ढंग से देश के भिन्न भिन्न राज्यों के लोगों को अपमानित करने का काम, देखिए यहाँ पर आप अपनी पार्टी की जीत की बात कर रहे हैं और यहाँ पर सेंचुरी लग चुका है। मुंबई में बीएमसी में भारतीय जनता पार्टी प्लस 102 पर 127 चाहिए बहुमत के लिए, 114 चाहिए बहुमत के लिए। और यहाँ पर आप देख रहे हैं 102 पर, यानी कि अब बहुत ज्यादा पीछे नहीं है। यहाँ पर बीजेपी प्लस, दूसरी तरफ शिवसेना उद्धव गुट 63 पर, कांग्रेस 9 पर और आद्य 5 पर। और यहाँ पर कम से कम शिंदे और भारतीय जनता पार्टी के लिए कितनी बड़ी खुशी और राहत की यह खबर है। दोनों ने मिलकर चुनाव लड़ा, दोनों ने पूरी ताकत लगाई और उसके बाद रिजल्ट उनके फेवर में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। 102 पर बहुमत का आंकड़ा 114 पर, अब बहुत ज्यादा दूर बहुमत से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी गठबंधन नहीं है। गुलाब चंद दुबे जी जल्दी से आप अपनी बात पूरी करें। बीजेपी प्लस 102 पर, दुबे साहब। जी पित्रा जी, अभी मुझे लग रहा है कि अभी सब कुछ कहना बहुत जल्दीबाजी होगा। जिस ढंग से मीडिया के माध्यम से, एग्जिट पोल के माध्यम से यह सूचना आई कि हमारी महायुति की जीत हो रही है, मुंबई, ठाणे, मैंने तमाम ऐसे महानगर पालिकाओं के अंदर जो जीत की तरफ अग्रसित होता हुआ ये आंकड़ा जो दिख रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम जीत की तरफ नहीं है। लगभग जीत का पूरा आंकड़ा आ चुका है। अब कुछ घंटे बाकी हैं, बस हम लोग मिठाई खाएंगे और उसके साथ में आपको भी मिठाई खिलाएंगे। अब मिठाई यहाँ नोएडा स्टूडियो तक कैसे आएगी ये बड़ा सवाल है, इसका हमें इंतजार रहेगा। लेकिन कुल मिलाकर उत्साहित है और आप ये कह रहे हैं कि हम इससे भी बहुत बड़े मार्जिन से जीतने जा रहे हैं। सीमा मलिक जी, अब सीधे आपके पास आते हुए बताइए आपके गठबंधन ने क्या हाल बना लिया है अपना। सीमा मलिक जी, देखिए कोई ऐसा हाल नहीं बनाया और मुझे कोई हताशा या निराशा नहीं है। जिस तरह की ऑफकोर्स जो जीता वही सिकंदर वाली बात होती है, पर देखिए जिस तरह की चीज़ें इस इलेक्शन में देखी गई हैं वो भी हमने देखा है कि किस तरह से किस तरह से अनोपोज लोग जीत जा रहे हैं, किस तरह से लोगों को थ्रेट किया गया है, किस तरह से देखिए आप हंसेंगे आप, हाँ मुझे पता है कि अगर हम जब भी बोलेंगे तो हमारी हंसी उड़ा दी जाती है कि भाई ये इंक वाली बात क्या है और ऐसा क्यों है। एंड आप अपने आप को देखिए, हम लोग भी अगर जो भी परिणाम होगा हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। देखिए एंड जो जीत रहे हैं उनको हम बधाई देंगे जरूर जब देखिए पूरे रिजल्ट आ जाए तब। मैम आपकी नेता की एक खासियत है, जब उनसे पूछा गया था ईवीएम को लेकर तो उन्होंने जवाब दिया था कि भाई मैं तो उसी ईवीएम के भरोसे जीतकर लोकसभा पहुंची हूं। अब जब इंक को लेकर, कभी ईवीएम को लेकर, इंक को लेकर, एसआईआर को लेकर, ये जितने मुद्दे उठाए जाते हैं जनता देख रही है। जनता जिस तरह के बयान दिए गए हैं राज ठाकरे या फिर शिवसेना उद्धव गुट की ओर से उसको खारिज कर रही है। वो नफरत की राजनीति नहीं चाहती। अब आप लोगों को भी फंसा देती है ना सीमा मलिक जी। अब नफरत की राजनीति या इस तरह का बयान कभी हमने एनसीपी शरद पवार गुट से देखा नहीं है, लेकिन आप लोग फंस जाते हैं उस गठबंधन के चक्कर में। नहीं देखिए मैम, मैं तो ये कहती हूँ कि जो भी चीज़ जिसकी जो भी कंप्लेंट है उसको मेरे ख्याल से इलेक्शन कमीशन को सीरियस लेना चाहिए। केवल मजाक उड़ा के अगर किसी चीज़ को छोड़ देंगे तो वो इसी तरह से होगा। और देखिए वोटर्स लिस्ट के बारे में हमारे लीडर्स ने भी बोला है, माननीय सुप्रिया ताई ने भी बोला है, तो कि वोटर्स लिस्ट के बारे में तो इवन बीजेपी के लीडर्स ने भी पहले बोला था तभी वोटर्स लिस्ट में गड़बड़ी है। पर उसका कोई भी कुछ कहा, आपने 12 राज्य में SIR कराया पर आपने महाराष्ट्र में वोटर्स लिस्ट को ठीक करने के लिए कभी भी कुछ करने की कोशिश नहीं
नहीं करी। ठीक तो है। ये चीज़ें तो है ही। और जिस तरह से देखिए पैसे बांटे गए हैं, और देखिए एक बिल्कुल जो कोड ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का आप बिल्कुल नेगलेक्ट कर देते हैं। आप एक दिन पहले अगर आप लोगों के खातों में पैसे डाल देते हैं तो ये किस तरह की बात है। तो ये चीज़ें तो हैं ही। अदरवाइज कुछ भी आप बोल लीजिए, वो तो मुझे पता है कि आप लोग बोलोगे कि अब आप लोग हार गए तो आप ऐसे कह रहे हैं। वो तो पहले से ही कहना शुरू कर दिया। अगर कुछ भी चीज़ है तो उसको इन्वेस्टिगेट तो करना चाहिए। हाँ मैम। बिल्कुल इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन हम सब जानते हैं जब रिजल्ट फेवर में नहीं होता है तो जो भी विपक्षी गठबंधन होता है वो पहले से ही ठीकरा फोड़ना शुरू कर देता है। अब बचता भी नहीं है। लेकिन सबके बीच जनता के मुद्दों को उठाना, उनके मुद्दों पर भरोसा जताना, नफरत की राजनीति को खारिज करना, आज का रिजल्ट यही बताता है। अब ब्रजमोहन श्रीवास्तव जी आपके पास आते हुए, देखिए आप लोगों का गठबंधन अगर हो गया होता उधर तो आज ये हाल नहीं रहता। आप इतनी उदासी के साथ बैठे हुए हैं, अब विधानसभा में मुस्कुराएंगे, यहाँ पर बताइए आपका क्या हाल बन गया। आपकी घड़ी की जो टिक टिक चल रही थी वो एक जगह आकर अटक गई। ब्रजमोहन श्रीवास्तव जी। हाँ चित्रा जी, ये बात बिल्कुल सच है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का परफॉर्मेंस उतना बेहतर नहीं हुआ है जितना कि होना चाहिए था। और ये बात भी सच है कि महाराष्ट्र की जनता ने महायुति में अपना नेता उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधियों को माना है। तो एक तरफ अगर हम ये कहें कि हमारे लोग नहीं जीत पाए, ये हम लोगों के लिए एक सबक है और इसके लिए हम लोगों को तैयार भी होना चाहिए जिससे हम अपने संगठन को बेहतर बनाने का काम करें। लेकिन एक दूसरी तरफ हम लोगों को इस बात की भी खुशी है कि महायुति पूरी ताकत के साथ महाराष्ट्र में जनता की सेवा करने के लिए अब जो थर्ड लेयर ऑफ गवर्नेंस है उस पर भी पूरी तौर से काबिज हो गई है। ये महाराष्ट्र की जनता के लिए भी एक अच्छा शुभ संदेश है और महाराष्ट्र के विकास के लिए भी अब ये 3 इंजन एक साथ काम करेंगे तो मुझे पूरा विश्वास ये तो बहुत गजब हो गया कि बीजेपी और शिंदे गुट की जीत का भी श्रेय आप ही ले रहे हैं कि ये 3 इंजन बड़ा विकास करने वाले हैं। सर आपका इतना बुरा हाल बन गया फिर भी उम्मीदें बाकी है, इसी को कहते हैं जज्बा। ब्रजमोहन श्रीवास्तव जी। चित्रा जी, हम लोग महायुति के हम लोग बहुत मजबूत साथियों में से एक है कि महाराष्ट्र की सरकार में हम लोग वहाँ पे काबिज हैं और महाराष्ट्र की जनता की हम लोग सेवा कर रहे हैं सरकार में रह के। तो ये जीत तो हम सब लोगों की है, महायुति की जीत है और इसको हम लोग उसी ढंग से स्वीकार भी करते हैं। ये बात सच है कि हमको अपने संगठन की तरफ देखना होगा, हमें अपने संगठन को बेहतर और मजबूत बनाना होगा जिससे कि हम हमारी पार्टी के जो समर्थक हैं और हमारी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनको बेहतर तरीके से काम करने का मौका मिले और वो भी मुख्य धारा में आने वाले दिनों में अपनी भूमिका को निभा सके। लेकिन ये बड़ा सवाल पूछा गया कि केंद्र में 7, राज्य विधानसभा में 7 और उसके बाद देखिए यहाँ पर आमने सामने ये रिश्ता क्या कहलाता है। लेकिन यहाँ पर मतलब इस बात का अंदाजा पहले से ही देवेंद्र फडणवीस को था कि इन लोगों का कुछ होने वाला नहीं है, इनको सीटें देकर हम अपना नुकसान करेंगे। शायद इसी वजह से गठबंधन से बाहर रखा गया। बिल्कुल, और जो दायित्व उनको दिया गया था बिना बताए वो तो पूरा कर रहे हैं ना, क्योंकि वोट काट रहे हैं, जो वोट कटाव का काम वही कर रहे हैं। आप उनको वोट कटवा, अजित पवार की पार्टी को आप वोट कटवा पार्टी बता रहे हैं। बिल्कुल, देखिए श्रीवास्तव जी मेरे मित्र है अच्छे, उन्होंने उनकी चिंता होना उन्हें स्वाभाविक है, क्योंकि चिंता ये नहीं है कि पार्टी हार रही है, बड़ी चिंता ये है कि पुणे और पिंपरी चिंचवड़ जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी और उनकी पार्टी में आमने सामने की टक्कर थी, वहाँ पर अजित पवार ने वो साहस करके दिखाया था। अभी तक इरिगेशन स्कैम का आरोप उन पे प्रधानमंत्री जी से सब मर रहे थे, उन्होंने कहा कि भाई हमारे स्कैम की क्या बात करते हो, आप जाइए और आपके ज़माने में आपके मंत्री ने स्कैम किया हुआ है। उन्होंने भाजपा पे ही स्कैम का आरोप लगाया। अब इन नतीजों के बाद 2000 आपस में मिली भगत होती होगी। क्या आप महाराष्ट्र की सियासत को इतना समझते हैं? जरा हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए बताएं। ये एक रूम में बैठकर ये डिसाइड होता हुआ तुम ये मुद्दे उठा लेना, तुम थोड़ा भ्रष्टाचार के मुद्दे उठा लेना, विपक्षी दलों को मौका नहीं देंगे इस तरह के मुद्दे उठाने का। जितने भी मुद्दे हैं आपस में बांट लेते हैं, एक दूसरे पर उठाते हैं, बाद में मिलना ही है। सेटिंग पॉलिटिक्स, कुछ गलत नहीं कहा आपने चित्रा जी। देखिए ना कि अगर मुंबई में अजित पवार की राष्ट्रवादी इनके महायुति के साथ लड़ती, यानी भाजपा और शिंदे के साथ, क्या फ़ायदा होता? उनका शरद पवार अखंड राष्ट्रवादी थी, फिर भी कोई 10-12 वार्डों से ज़्यादा उनका प्रभाव कभी नहीं रहा, मुंबई नहीं उनको मानती। लेकिन अलग लड़ने से वार्ड के चुनाव में 1500 वोट भी मार्जिन बड़ा हो जाता है। वहाँ पे उतना भी वो अगर वोट काटते हैं, फायदा किसका होगा? वो वोट काटने वाले सो कॉल्ड सेक्युलर वोट,
तो उनका भाजपा महायुति को ही फायदा पहुंचाने का काम है। और पुणे में, आप पुणे और पिंपरी चिंचवड़ की राजनीति तो अलग नजरिए से देखिए। अब जरा ये बताइए, महाराष्ट्र के रिजल्ट अभी जो सामने आ रहे हैं, इसके बाद क्या महाराष्ट्र की सियासत भी बदलेगी? शरद पवार को लेकर, सुप्रिया सुले को लेकर जो सवाल पूछे जाते रहे कि भाई इलेक्शन के बाद कुछ वहां पर खेला हो सकता है बड़ा, क्या उस ओर संकेत मिल रहा है? साफ देखिए, 2029 के लिए 100% भाजपा की सत्ता का लक्ष्य जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने दिया है, उसकी तरफ भाजपा बढ़ते हुए दिखाई देती है। अगर इन नतीजों में आप भाजपा की सीटों को देखें और अपने बलबूते पे भाजपा ने जहां पर चुनाव लड़ा था, वहां की अगर बात करें तो वहां पे भी भाजपा लगभग 80% मनपाओं में जीतती दिखाई देती है अपने बलबूते पे। विदर्भ में उन्होंने शिंदे जी के नागपुर में 6 सीटें दी थी इतनी बड़ी मनपा में, और शिंदे जी ने मान ली थी, वहाँ पे उनकी जीत हो रही है। विदर्भ रीजन में, मराठवाड़ा में एक जगह ठाकरे है, एक जगह कांग्रेस है, लेकिन बाकी जगह उनको फायदा मिलते दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर आप ये कह रहे हैं कि जितने भी अलग अलग क्षेत्र हैं, हर जगह अगर हम निगाह टिकाकर देखें तो हर जगह भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े बढ़त के साथ